हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल @biomed। चलिए आगे ले चलते हैं टॉपिक को। जो अभी हम बात कर रहे थे ईटीसी साइकिल, जो लास्ट वीडियो हमने डाली थी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को, उसको आज एक एक्चुअल चेन मेथड हम पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होते कैसे हैं। ठीक है, डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस कौन कौन से हैं, मोबाइल कैरियर कौन से हैं जो इलेक्ट्रॉन को लेते हैं, फाइनल एक्सेप्टर कौन है, और साथ ही साथ ये भी देखना है कि एटीपी जनरेट करने वाली मशीन क्या है। ठीक है, एटीपी सिंथेसिस मशीन कैसी है और वो किस तरह से प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाती है, प्रोटॉन मोटिव फोर्स क्या होती है, आज ये सब पढ़ते हैं। ठीक है, सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। वीडियो को डिटेल में पढ़ने से पहले हमें कुछ चीज़ें जाननी जरूरी हैं। इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की लोकेशन है इनर मेम्ब्रेन स्पेस, जहां पर कुछ ट्रांस मेम्ब्रेन कॉम्प्लेक्सेस हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर 1, कॉम्प्लेक्स 1 का नाम है NADH डिहाइड्रोजिनेज। इसका नाम NADH क्यू डिहाइड्रोजिनेज भी हो सकता है क्योंकि इसके अंदर साइटोक्रोम क्यू जो है वो भी इंक्लूडेड है। सो NADH डिहाइड्रोजिनेज, डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स यानी ये किस तरह, ये क्या है, ये एक एंजाइम है, एंजाइमेटिक कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स इसलिए है क्योंकि इसके पास 2 प्रोस्थेटिक ग्रुप हैं। प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होता है? प्रोस्थेटिक ग्रुप जो होते हैं वो आपके एंजाइम का पार्ट नहीं होते, बट they are bounded with non-covalent forces they with the enzymes। ठीक है, सो प्रोस्थेटिक ग्रुप्स हैं जिनको ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करेंगे। ये ऐसे एंजाइम हैं डिहाइड्रोजिनेज जो ऑक्सीडाइज कर देगी NADH को। ठीक है, टू NAD, वो वापस से प्रोसेस में रिन्यू हो जाएगा। तो पहला कॉम्प्लेक्स हमारा ये है विद द प्रोस्थेटिक ग्रुप FMN, दैट इज फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। और साथ ही साथ देयर इज आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स। ठंड बहुत है, हाथ से लिखने में भी पता चल रहा है, हाथ नहीं जम चुके हैं। सेकंड, कॉम्प्लेक्स 2 क्या है? सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, या फिर सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज के साथ साथ इसको हम कह सकते हैं FADH2 डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, ये भी कह सकते हैं FADH2, सक्सिनेट की जगह पर FADH2 डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स भी इसको हम बोल सकते हैं। ये वो स्टेप है क्रैब साइकिल का जब सक्सिनेट से फ्यूमेरेट बनता है। तो जब सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम लगती है तो वो क्या बनाती है? फ्यूमेरेट बनाती है। और FADH2 जो है यहाँ पर वो यूटिलाइज, जो बन रहा है उसको हम यूटिलाइज कर रहे हैं। यहाँ पर FADH2 जो है वो आपका ऑक्सीडाइज हो जाएगा इस प्रोसेस के बाद टू FADH। इसमें भी कुछ प्रोस्थेटिक ग्रुप है। इसमें जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है इस एंजाइम में, जिन पे इलेक्ट्रॉन ये ट्रांसफर करते हैं बिफोर ट्रांसफरिंग टू अदर कॉम्प्लेक्स, इस आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स और एक पहले फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, फ्लेविन जो बनता है एक्चुअली इसके ऑक्सीडाइज होने के बाद, फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, एंड साथ ही साथ एक और जो मैंने FAD के अलावा क्या बताया था इसमें, आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स। हर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर पे, हर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से ट्रांसफर होते हैं, तो ये जो है मेम्ब्रेन में कितने प्रोटॉन इसके लिए रिलीज करते हैं? 4 प्रोटॉन। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कहाँ करते हैं? ठीक है, ये भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये प्रोटॉन ट्रांसफर नहीं करते। यानी ये कॉम्प्लेक्स ऐसा है आपका सेकंड कॉम्प्लेक्स जो प्रोटॉन मेम्ब्रेन में मेम्ब्रेन के अक्रॉस प्रोटॉन ट्रांसफर नहीं करता। ठीक है, कभी कभी आ जाता है कौन सा जो है प्रोटॉन ट्रांसफर नहीं करता, तो प्रोटॉन ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स सेकंड नहीं करता। अभी मैं डिटेल में प्रोसेस बताऊंगी, लेकिन कुछ कुछ आपको दोनों सबके बारे में धीरे धीरे बताती जाऊंगी, क्योंकि एकदम से अगर हम प्रोसेस में शुरू हो जाते हैं तो बहुत सारी डिटेल्स रह जाती हैं। ठीक है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे आपके अलग कॉम्प्लेक्स पे। देन दिस ट्रांसफर फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड जो है वो यानी ये जो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स है, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, लेकिन ये प्रोटॉन डेसिपेट नहीं करता। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसको देते हैं? ये दोनों इलेक्ट्रॉन देते हैं एक मोबाइल कैरियर को। ठीक है, एक मोबाइल कैरियर को जिसे हम कहते हैं क्विनॉन, एंड दिस क्विनॉन इज reduced to
ये क्विनॉन जो है इसे हम यूबिक्विनॉन भी कहते हैं, साइटोक्रोम क्यू भी कहते हैं इसको, साइटोक्रोम क्यू और यूबिक्विनॉन। यूबिक्विनॉन जब रिसीव करता है या फिर रिड्यूस हो जाता है, इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है तो रिड्यूस हो जाता है टू फॉर्म UPH2। दिस यूबिक्विनॉन और मोबाइल कैरियर, दिस मोबाइल कैरियर ट्रांसफर द इलेक्ट्रॉन टू थर्ड कॉम्प्लेक्स। अब थर्ड कॉम्प्लेक्स क्या है? कॉम्प्लेक्स थर्ड जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का है साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, सॉरी साइटोक्रोम C रिडक्टेज। साइटोक्रोम C रिडक्टेज ट्रांसफर करता है इलेक्ट्रॉन, इनके भी जो है कंपोनेंट होते हैं जैसे कि साइटोक्रोम B, then they transfer the electron to iron sulfur complex and then to cytochrome C1. So it is cytochrome BC1, अगर हम करेक्टली इसको लिखें तो it is a cytochrome BC1 reductase. Then the electrons are transferred to fourth transmembrane complex, that is cytochrome C oxidase. This is the only complex which starts the flow back of protons. ठीक है, अब यहाँ पर भी जैसे अब ये इलेक्ट्रॉन इस कॉम्प्लेक्स से इस कॉम्प्लेक्स में जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे, जो दो इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफ़र करेंगे तो उतने ही प्रोटॉन, कितने, यानी हर पेयर पे 4 प्रोटॉन जो है वो ये इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में डाल देंगे। ठीक है, अब 4 प्रोटॉन यहाँ से निकल गए। अब ये क्या है? ये एक ओनली कॉम्प्लेक्स है जो प्रोटॉन को वापस लेकर आएगा मैट्रिक्स में जहाँ से प्रोटॉन निकल रहे थे। ठीक है, इसमें फाइनल एक्सेप्टर क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। इसमें जो फाइनल एक्सेप्टर जिसे इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन रिड्यूस होकर क्या बना देता है? वाटर। ठीक है, साथ ही साथ इसमें कंपोनेंट में 4 मेजर कंपोनेंट हैं। 2 तो है कॉपर सेंटर्स, दैट इज कॉपर A, कॉपर B, क्यूप्रिक सेंटर्स या कॉपर सेंटर्स CuA CuB, साथ ही साथ साइटोक्रोम A3, साइटोक्रोम A एंड साइटोक्रोम E3। अब इलेक्ट्रॉन भी इसी तरह ट्रांसफ़र हो रहे हैं। पहले यहाँ पर जो थर्ड कॉम्प्लेक्स है वो ट्रांसफ़र करता है इलेक्ट्रॉन टू मोबाइल कैरियर साइटोक्रोम C, देन वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करता है क्यूप्रिक सेंटर A, देन साइटोक्रोम A, देन साइटोक्रोम E3 एंड फाइनली टू क्यूप्रिक सेंटर B। इससे जाकर वो इलेक्ट्रॉन फाइनली ट्रांसफ़र हो जाते हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिड्यूस होके वाटर मॉलिक्यूल बना लेता है। ठीक है, सो दैट्स हाउ द रिएक्शन टेक्स प्लेस एंड दीज आर दी 4 कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, क्या 4 कॉम्प्लेक्सेस है हमारे पास? NADH डिहाइड्रोजिनेज, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, साइटोक्रोम BC1 रिडक्टेज एंड साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। अब इसको हम देखते हैं इन डायग्राम की ये रिएक्शन हुई कैसे। ओके, सो लेट्स सी। ये अब माइटोकॉन्ड्रियल हमने ऑर्गेनल माइटोकॉन्ड्रिया बनाई है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो न्यूक्लियस और क्लोरोप्लास्ट की तरह ही डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल होती है। यहाँ आउटर मेम्ब्रेन दिख रही है, ये इनर मेम्ब्रेन दिख रही है, इन दोनों के बीच में स्पेस दिख रहा है, दैट इज इंटर मेम्ब्रेनस या पेरी मेम्ब्रेनस स्पेस। और इनर मेम्ब्रेन जो है वो सराउंड कर रही है एक एरिया को जिसे हम कहते हैं मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स के अंदर ही लगभग सारी रिएक्शन होती है। ठीक है, सारी रिएक्शन कौन कौन सी? जैसे कि ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन और साथ ही साथ क्रैब साइकिल मैट्रिक्स के अंदर हो रही है। यानी जो NADH बन रहे हैं, FADH2 बन रहे हैं, वो मैट्रिक्स से जाएंगे इनर मेम्ब्रेनस स्पेस में और ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। ठीक है, तो कौन कौन से कॉम्प्लेक्स है हमारे पास? ये NADH डिहाइड्रोजिनेज रहा, ये सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज रहा, ये साइटोक्रोम BC1 रिडक्टेज रहा, ये साइटोक्रोम ऑक्सीडेज रहा, और 5th कॉम्प्लेक्स जिसके बारे में अभी हमने बात नहीं की है, ATP सिंथेटेज। सो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे NADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स 1 में NADH को ऑक्सीडाइज कर देती है और इलेक्ट्रॉन्स जो है आपके 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो चले जाते हैं फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड पे। फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाता है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देता है आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स पे। आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स यानी जब इस कॉम्प्लेक्स 1 से बात आगे जाएगी, यानी इलेक्ट्रॉन बाहर जाएंगे साइटोक्रोम Q पे, या फिर इसको हम क्विनॉन भी बोलते हैं या यूबिक्विनॉन भी हम इसको बोलते हैं। ठीक है, जैसे साइटोक्रोम Q या फिर यूबिक्विनॉन। यूबिक्विनॉन पे इलेक्ट्रॉन जब पास होंगे तो जितने, यानी अगर एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास हो रहा है तो उतने ही इक्वल अमाउंट ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम द मैट्रिक्स
ठीक है। मैट्रिक्स से प्रोटॉन जाएंगे मेम्ब्रेन को पार करते हुए इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस में। अब ये एक मोबाइल कैरियर है यूबिक्विनॉन। जब इन पे इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो ये रिड्यूस हो जाएंगे टू फॉर्म यूबिक्विनॉन, जो है वो क्या बन जाएगा, यूबिक्विनॉल। यानी ये आपका UQ यानी UQH2 बन जाएगा, यूबिक्विनॉल बन जाएगा। फर्दर ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा कॉम्प्लेक्स थर्ड पे, ठीक है। कॉम्प्लेक्स थर्ड क्या है, साइटोक्रोम BC1 रिडक्टेज। लेकिन इससे पहले एक स्टेप और है जहाँ पर कॉम्प्लेक्स सेकेंड जो है वो आपका है सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, जो कि FADH2 को इलेक्ट्रॉन जो है वो पास करता है और FADH2 को कन्वर्ट कर देता है FAD में। इलेक्ट्रॉन जब पास होते हैं वो इलेक्ट्रॉन पास होते हैं आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स से, फिर आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉन दोबारा से कहाँ भेज देता है, यूबिक्विनॉन पे या फिर साइटोक्रोम Q पे। नाउ अब इलेक्ट्रॉन यानी कॉम्प्लेक्स 1 भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, कॉम्प्लेक्स 2 भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है। यहाँ पर NADH से NAD बनेगा, यहाँ FADH2 FAD बन जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देते हैं साइटोक्रोम Q को, और इलेक्ट्रॉन्स फाइनली कॉम्प्लेक्स 1 कॉम्प्लेक्स 2 से निकलकर कहाँ चला जाते हैं, कॉम्प्लेक्स थर्ड पे। कॉम्प्लेक्स थर्ड से जो ये इलेक्ट्रॉन है वो पास हो रहे हैं कॉम्प्लेक्स थर्ड पे। कॉम्प्लेक्स थर्ड में जो साइटोक्रोम BC1 में पहले साइटोक्रोम B पे, फिर साइटोक्रोम C1 पे थ्रो या फिर कह सकते हैं वाया अ चैनल आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स, थ्रो एन आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसफ़र हो रहे हैं, और फर्दर वो चले जाएंगे एक मोबाइल कैरियर पे साइटोक्रोम C पे। तो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिर कॉम्प्लेक्स थर्ड से निकल गए, और वो उतने ही यानी एक पेयर के हिसाब से 4 प्रोटॉन जो है वो फिर मैट्रिक्स से निकाल कर कहाँ पे भेज देंगे, इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब अपनी एनर्जी लूज़ कर रहे हैं एक चैनल से दूसरे चैनल पे जाते जाते, तो उस एनर्जी के लूज़ के एक्सचेंज में उतने ही प्रोटॉन जो है वो आपके मैट्रिक्स से निकल रहे हैं। अब साइटोक्रोम C जो कि मोबाइल कैरियर है वो इलेक्ट्रॉन्स को लेके जा रहा है साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज पे। अब उसमें 2 सब यूनिट हैं, एक तो कॉपर सेंटर है, एक साइटोक्रोम्स है। कॉपर सेंटर्स में अगर देखें तो सबसे पहले जा रहा है कॉपर सेंटर A पे, क्यूप्रिक सेंटर A पे, फाइनली पहुंच रहा है क्यूप्रिक सेंटर B पे, ठीक है। अब ये जो क्यूप्रिक सेंटर B है वो फाइनल ट्रांसफ़र करेगा इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन रिड्यूस हो जाएगा टू फॉर्म वाटर, इसीलिए इसका नाम क्या है, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, क्योंकि यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, आप देख सकते हैं, ठीक है। ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसीलिए इसको हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर फॉस्फोराइलेशन जो है वो साथ ही साथ इसके साथ साथ ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, मतलब फॉस्फोराइलेशन हो रही है, ATP सिंथेसाइज हो रहा है, साथ ही साथ ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, इसलिए ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। देन इलेक्ट्रॉन्स तो ट्रांसफ़र हो गए, यहाँ पर 2 जो इन्होंने ऑक्सीजन जो है वो 2 प्रोटॉन जो है यहाँ पर, क्योंकि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे थे, फाइनली ये जो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वो ऑक्सीजन है। ये इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस में से जो 4 प्रोटॉन भेजने थे, 2 इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र के हिसाब से 4 प्रोटॉन भेजने थे, उनमें से 2 प्रोटॉन ऑक्सीजन जो है वो रिड्यूस होने के लिए यूज़ कर लेता है, ठीक है। सो ऑक्सीजन इज़ द फर्स्ट हु इज़ पंपिंग protons back to the matrix to reduce to get to into water। ऑक्सीजन पहला है जो कि प्रोटॉन को पहली बार लेकर आ रहा है, प्रोटॉन को वापस मैट्रिक्स में लेकर आ रहा है। कि कॉम्प्लेक्स फोर्थ से ये सिर्फ 2 प्रोटॉन जो है वो कहाँ पहुँच रहे हैं, इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में। अब अगर देखा जाए तो इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में ज़्यादा प्रोटॉन हो गए हैं सारी मैट्रिक्स से निकलकर। तो अगर हम देखें इनर मेम्ब्रेन के इस साइड pH जो है, अगर मैट्रिक्स में देखें तो pH जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि प्रोटॉन यहाँ से निकले जा रहे हैं, और इस साइड इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में pH जो है वो कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ प्रोटॉन बहुत सारे हैं। अब इसको इक्वलाइज करने के लिए कॉम्प्लेक्स 5th है, दैट इज ATP सिंथेटेज, जो कि ATP सिंथेटेज एंजाइम जो कि ATP के सिंथेसाइज को कपल कर देगा या इसको साथ में कर देगा विद द फ्लोइंग बैक ऑफ प्रोटॉन जो है वो आपके यहाँ से बैक फ्लो करेंगे, अपना वापस जाएंगे, ताकि pH जो है वो बराबर हो जाए दोनों साइड। प्रोटॉन वापस चले जाएंगे यहाँ से, यानी इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस से वापस चले जाएंगे कहाँ पर, मैट्रिक्स में, ठीक है। और साथ ही साथ
जो है इस प्रोटॉन के चैनल के यहाँ जाने के साथ जो एनर्जी यूज़ होगी वो एनर्जी एडीपी से एटीपी बनाने में यूज़ हो जाएगी, लग जाएगी। अच्छा, ऐसा हुआ क्यों प्रोटॉन फ्लो बैक कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर क्या बन गया है, एक प्रोटॉन ग्रेडियंट बन गया है या प्रोटॉन मोटिव फोर्स जनरेट हो गई है। प्रोटॉन मोटिव फोर्स क्या होती है? प्रोटॉन मोटिव फोर्स क्या होती है या फिर प्रोटॉन ग्रेडियंट क्या होता है? when the concentration of the protons is different across the membrane, अब देखिए यहाँ पर कम है, यहाँ बहुत ज़्यादा है, ठीक है, देन देर इज अ प्रोटोन मोटिव फोर्स जनरेटेड। उसको हम प्रोटोन मोटिव फोर्स कहते हैं या प्रोटोन ग्रेडियंट कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रोटोन के फ्लो की वजह से जो कि एक साइड ही जा रहा है, दोनों ज़्यादा प्रोटोन यहाँ पर इकट्ठे हो गए हैं। जब ज़्यादा प्रोटोन इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में इकट्ठे हो गए हैं तो यहाँ पीएच अपने आप ही कम हो गई और यहाँ पर पीएच जो है वो आपकी ज़्यादा है। तो एक ही साइड पे, मेम्ब्रेन की एक साइड पे ज़्यादा प्रोटोन इकट्ठे हो जाने की वजह से जो कंसंट्रेशन डिफरेंट आता है प्रोटोन के across the membrane is known as proton motive force or proton gradient, ठीक है। This proton motive force is used to flow back the proton across the membrane and is coupled to synthesize the ATP। इसी को हम यूज कर लेते हैं to form ATP again। इसी proton motive force को यूज करके ATP जो है सिंथेसाइज कर लेते हैं, ठीक है। कैसे करते हैं? by the complex fifth। ये है आपका complex fifth। कॉम्प्लेक्स फिफ्थ जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें दो सब यूनिट है, F0 एंड F1। F0 सब यूनिट जो है वो F0 सब यूनिट जो है वो कपल करके लेकर आती है प्रोटॉन्स को और यहाँ से प्रोटॉन निकल के इसके रोटर साइड में से बाहर निकल जाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर ये प्रोटॉन जो है वो बाहर निकल जाएंगे मैट्रिक्स में, प्रोटॉन यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। F0 जो सब यूनिट है उसमें एक ए 2 बी सब यूनिट और 9 से 12 सी सब यूनिट होते हैं जो कि आपके इनर मेम्ब्रेन में लाई करता है, यानी इनर मेम्ब्रेन में होता है। उसके बाद उसका एक कनेक्टर होता है, दैट इज गामा सब यूनिट जो है वो एक कनेक्टर होती है जो उसको F1 से जोड़ती है और F1 कहाँ होता है? मैट्रिक्स में। F1 एक्चुअल साइट है जहाँ से ATP जनरेट होता है और F0 वो साइट है जहाँ से प्रोटॉन अंदर जाते हैं। प्रोटॉन्स वापस पंप बैक होंगे कहाँ पर? मैट्रिक्स में, बाय दिस चैनल और द एंजाइम ATP सिंथेटेज। इसकी दो सब यूनिट है F0 एंड F1। F0 में एक A 2 B और 9 से 12 C यूनिट है और जो F1 यूनिट है उसमें अल्फा, बीटा, गामा, डेल एंड एप्सिलॉन सब यूनिट्स हैं। जो हमारी बीटा सब यूनिट है दे आर द मेन साइट जहाँ पे ATP सिंथेसाइज होता है। जैसे जैसे यानी जिस तरह से पर प्रोटॉन पंप हो रहा है उतना ही ATP जो है मॉलिक्यूल बनते जाएंगे। दिस इज एक्चुअल द प्रोसेस, ये एक्चुअल प्रोसेस है। दिस इज एन एक्चुअल प्रोसेस जिस तरह से आपके ATP फॉर्म होते हैं और दिस इज ऑल्सो, इसी को हम ETC कह रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कह रहे हैं, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कह रहे हैं और केमियोस्मोटिक कपलिंग भी इसी को हम कह रहे हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। थैंक यू।